हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी TSSB TGT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम ये क्लासेस कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको हम कवर अप करते हैं, उनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में पढ़ते हैं एंड देन उनके जो इम्पोर्टेंट MCQs हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। तो अभी जो DSSB का जो TGT इंग्लिश का सिलेबस है उसका जो पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 4 जो ब्रिटिश इंग्लिश पोएट्री और ड्रामा है, उस पार्ट 4 के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको हम कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जेफरी चौसर के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अभी हम एडमंड स्पेंसर की बात कर रहे हैं। ये एडमंड स्पेंसर पे चर्चा करने वाली वीडियोस का सेकंड पार्ट है। एडमंड स्पेंसर की बायोग्राफी के बारे में, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में और वर्क से रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हो सकती है उसके बारे में इस वीडियो का मतलब एडमंड स्पेंसर की पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें। आज जो करने वाले हैं ये जो पार्ट 2 वाली वीडियो है, इसमें हम इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको करेंगे। टॉप 50 MCQs आज रहने वाले हैं, ठीक है, इनको हम कवर अप करेंगे। 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। और इससे पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना, उसके बाद इसे देखोगे तो आप एक तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा पाओगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना आपने लर्न किया। ओके तो जैसे कि हम जानते ही हैं, एडमंड स्पेंसर का जन्म 1552 में होता है और एग्जैक्ट डेट का इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। लंदन में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु 1599 में हो जाती है, और वो भी कौन सी डेट में, 13 जनवरी में। ओके ये भी ध्यान रखना है। और लंदन में इनकी मृत्यु होती है। एक स्पेशल चीज इनके बारे में ये है कि इनको जो दफनाया जाता है वो वेस्टमिनिस्टर एबे में ही दफनाया जाता है, जिसको हम पोएटिक्स कॉर्नर बोलते हैं, पोएट्स कॉर्नर बोलते हैं, ठीक है। इनका पेन नेम भी पूछ लिया जाता है, इनका पेन नेम क्या है वो भी ध्यान रखना है, एमेरिटो। और ये पेन सॉरी, ये पेन नेम कहाँ से मिला इन्हें, तो इनका जो फर्स्ट वर्क आता है शेफर्ड कैलेंडर, 1579 में इनका फर्स्ट वर्क आया शेफर्ड कैलेंडर, जो इन्होंने अपने ओरिजिनल नाम से ना पब्लिश करा के उसे इन्होंने एमेरिटो के नाम से ही पब्लिश कराया था। ओके तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले एक क्वेश्चन ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि चार्ल्स लैम्ब ने इनको क्या कहा है, पोएट्स पोएट कहा है, ठीक है, क्या कहा है, पोएट्स पोएट कहा है। बाकी हम क्वेश्चंस के साथ में डिटेल फिर से रिवाइज भी करते रहेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वेयर वाज एडमंड स्पेंसर बॉर्न, तो इनका जन्म कहाँ होता है, लंदन में इनका जन्म हुआ। कब हुआ तो ये भी ध्यान रखना है, 1552 में हुआ, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट वाज स्पेंसर्स ऑक्यूपेशन इन आयरलैंड। आयरलैंड में जब जाते हैं तो इनका क्या ऑक्यूपेशन था वहां पर, तो हमने इनके ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ा था। यस ऑप्शन है पोएट, सोल्जर, सेक्रेटरी, टीचर। तो इनका ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था सेक्रेटरी। एज अ सेक्रेटरी ये वहां पर अपॉइंट होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइटल ऑफ स्पेंसर्स मास्टरपीस। एडमंड स्पेंसर का वो कौन सा वर्क है जिसको इनका मास्टरपीस कहा जाता है, मैग्नम ओपस कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो इनका मास्टरपीस कौन सा वर्क है, वो है फेरी क्वीन। अगर हम फेरी क्वीन के बारे में बात करें तो इसको रिवाइज भी करते रहेंगे हम। जैसे कि ओरिजिनली हमने देखा कि इन्होंने प्लान किया था 24 बुक्स का लिखने का, ठीक है, फेरी क्वीन में, लेकिन ये कंप्लीट केवल 6 को कर पाते हैं। जो 7th बुक होती है वो अनकंप्लीट ही रह जाती है, ठीक है, अनफिनिश्ड ही रह जाती है। 24 इन्होंने डिसाइड की थी। अब 24 में भी इनकी जो 12 बुक्स थी उनमें वो डिफरेंट डिफरेंट नाइट्स के बारे में डिस्क्राइब करने वाले थे, और जो 12 बुक्स बाकी की 12 बुक्स थी उसमें किंग आर्थर के बारे में डिस्क्राइब करने वाले थे। इनफैक्ट इनका जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ठीक है, फेरी क्वीन का जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फर्स्ट बुक वाला पार्ट, वो भी अर्थर के लिए, इंट्रोडक्शन जो है उसमें भी किंग अर्थर के बारे में इन्होंने चर्चा की है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और क्या इसमें याद रखने वाली बात है, तो इसमें ना जैसे कि 6 बुक इसकी कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो पहली जो 3 बुक है, फर्स्ट से लेकर 3rd बुक, वो 1590 में आ जाती है, और फिर लास्ट में जो 4th से लेकर 6th बुक है वो 1596 में पब्लिश होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे कि 6 बुक हैं तो इस 6 की 6 बुक्स के 6 डिफरेंट डिफरेंट नाइट्स के बारे में इसमें वर्णन है, प्लस उन नाइट्स की जो वर्च्यूज हैं, ठीक है, उनका जो गुण है उसके बारे में बात की गई है। इस बुक के बारे में एक स्पेशलिटी ये है कि
आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, इनफैक्ट पार्ट 1 में भी मैंने डिस्क्राइब किया है, वहां से भी आप देख सकते हो। स्पेंसर ने अपने इस वर्क को, फेरी क्वीन को क्या कहा है, तो इन्होंने अ डार्क कंसीट बोला है इसको। क्या बोला है? अ डार्क कंसीट। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखनी है आपको, डार्क कंसीट बोला है। ठीक, और इसको एक राइटर ने, नाम है उनका ड्राइडन, ड्राइडन ने इस बुक के बारे में कहा है लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ, सॉरी, लैक ऑफ यूनिटी। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है ये? ड्राइडन के द्वारा कहा गया है, ड्राइडन। ओके, तो ये सारी चीजें हमने फेरी क्वीन के बारे में देखी। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, इनका जो मास्टरपीस है वो है फेरी क्वीन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हु इज द मेन कैरेक्टर इन बुक 1। देखो इनकी बुक 1 में मेन कैरेक्टर कौन होता है, मेन नाइट कौन होता है, तो ध्यान रखना है इनकी जो बुक 1 है उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रेड क्रॉस नाइट। ठीक है, अब जो ये रेड क्रॉस नाइट है इसका वर्च्यू भी आप लिख लीजिए, क्योंकि हर, देखो 6 बुक्स है, 6 इनफैक्ट 7 बुक्स हैं, 7th हालांकि अनफिनिश्ड है, कंप्लीट नहीं हो पाई थी वो, लेकिन उसके भी नाइट के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इनकी जो फर्स्ट बुक है, हर एक जो नाइट है ना उसके साथ में उसका वर्च्यू जुड़ा हुआ है। ओके, तो जैसे रेड क्रॉस नाइट है, अब इसके साथ में इसका भी वर्च्यू जुड़ा हुआ है, इनका भी वर्च्यू जुड़ा हुआ है, तो वो वर्च्यू क्या है रेड क्रॉस नाइट के साथ में, तो ये भी ध्यान रखना है, ये है होलीनेस, holiness of Anglican Church, Anglican Church। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्च्यू ध्यान रखना है। ठीक, अगर इसमें बाकी के ऑप्शंस को देखें तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर गुआन, देखिए सेकंड ऑप्शन सर गुआन, ये इनकी सेकंड बुक का मेन कैरेक्टर है सर गुआन, और इनकी जो वर्च्यू रहती है वो टेम्परेंस रहती है, टेम्परेंस। ठीक है, तो ये सेकंड बुक के मेन कैरेक्टर है सर गुआन, और इसमें जो कैरेक्टर हैं प्रिंस आर्थर। ठीक है, मतलब ये दोनों बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये रिलेटेड नहीं है, ना तो कैलिडोर है और ना ही प्रिंस आर्थर है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन का सिंबॉलिक मीनिंग किससे लिया गया है, मतलब किसको सिंबलाइज करते हुए ये टाइटल दिया है इन्होंने फेरी क्वीन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर जो क्वीन है वो कौन सी क्वीन की बात कर रहे हैं, तो वो क्वीन एलिजाबेथ 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इनकी एक बुक में एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम है ग्लोरियाना, ग्लोरियाना, और ये जो ग्लोरियाना नामक कैरेक्टर है उसने रिप्रेजेंट किया है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, और इनके ही प्रेज में ये बुक लिखी गई है, मतलब ये पूरा एक बुक का कलेक्शन लिखा गया है। हाउ मेनी बुक्स वर ओरिजिनली प्लान फॉर द फेरी क्वीन, तो फेरी क्वीन के लिए ओरिजिनली प्लान कितनी बुक्स थी, तो ये ध्यान रखना है 24 का प्लान था, लेकिन 24 ना होके केवल 6 बुक कंप्लीट पब्लिश होती हैं और 7th बुक इनकम्प्लीट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पेंसर्स पोएटिक स्टाइल, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है एडमंड स्पेंसर के पोएटिक स्टाइल का। ऑप्शन है ब्लैंक वर्स, राइम, एलिट्रेशन, आर्केज्म। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आर्केज्म। ठीक है, हालांकि एलिट्रेशन का भी काफी जगह पर बहुत ज्यादा यूज किया है इन्होंने। ठीक, और स्पेशलिटी क्या है इनकी, किस लिए जाने जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, स्पेंसरियन स्टंजा के लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट इनका जो स्पेंसरियन सोनेट है उसकी राइमिंग स्कीम डिफरेंट है अदर सोनेट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आर्कियज्म है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पोएटिक फॉर्म डिड स्पेंसर यूज इन शेफर्ड कैलेंडर। देखिए शेफर्ड्स कैलेंडर इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी वो पोएटिक फॉर्म है जिसका ये इस्तेमाल करते हैं शेफर्ड्स कैलेंडर में। देखिए सबसे, अगर पूछा जाए एडमंड स्पेंसर का सबसे पहला वर्क कौन सा है, तो यही इनका सबसे पहला वर्क था, 1579 में ये पब्लिश होता है। ठीक है, ये अपने ओरिजिनल नाम से इसे पब्लिश नहीं करते, ये क्या करते हैं मतलब एक सूडोनिम रखते हैं, अपना एक निक नेम रखते हैं, उसी नाम से ये पब्लिश कराते हैं, वो नाम होता है एमेरिटो।
ठीक है। अब जैसे कैलेंडर आया इसमें जिक्र, टाइटल क्या आया है, कैलेंडर, शेफर्ड्स कैलेंडर। ठीक है। अब ये जो कैलेंडर है इसका मतलब जैसे एक कैलेंडर में क्या है भाई, 12th मंथ का जिक्र होता है, तो ऐसे ही इसमें भी 12 डिफरेंट मंथ सीजन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है। अलग अलग जो सीजन्स आते हैं, डिफरेंट सीजन बदलते रहते हैं, हर मंथ की जो अपनी स्पेशलिटी है उसका वर्णन किया गया है। इसमें टोटल 12 इकोलॉग लिखे हैं। जैसे कि 12 मंथ हैं, उन मंथ को ये आप क्या बोल सकते हो, इकोलॉग की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, इकोलॉग्स है, 12 इकोलॉग लिखे हुए हैं। आगे क्या है इसमें, जैसे कि हमने देखा कि डिफरेंट सीजन्स के बारे में बात की गई है, और ये पोएम इसका जो निकनेम है वो भी हमने देख लिया, एमेरिटो है। ठीक। अब ये डेडिकेशन किस चीज के लिए है, मतलब ये जो वर्क है इन्होंने किसको डेडिकेट किया, द शेफर्ड्स कैलेंडर। It is dedicated to his friend Sir Philip Sidney। ठीक है, तो ये डेडिकेशन भी ध्यान रखनी है। इनके ज्यादातर ना इनके जो वर्क हैं वो 3 लोगों को डेडिकेटेड मिलेंगे, या तो इनके फ्रेंड है सर फिलिप सिडनी इन्हें, या फिर वॉल्टर रैले को, या फिर इनकी वाइफ, ठीक है, एलिजाबेथ वॉयले को। तो ये सारी चीज ध्यान रखनी है। इन्होंने बहुत ज्यादा, अगर इनके स्टाइल की बात करें ना, एडवर्ड स्पेंसर के, बहुत ज्यादा इन्होंने आर्काइव वर्ड्स का यूज किया, मतलब एंशियंट इंग्लिश में जो यूज किए जाने वाले वर्ड्स थे उनका यूज किया है। तो यहाँ पर जो देखिए हम क्वेश्चन कर रहे थे 7। ठीक। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इनके स्पेंसर्स पोएटिक स्टाइल, तो ये हो गया आर्किज्म। और क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा व्हिच पोएटिक फॉर्म डिड स्पेंसर यूज इन शेफर्ड कैलेंडर। तो शेफर्ड कैलेंडर में इन्होंने क्या यूज किया है, इकोलॉग याद कर लेना आप, ये 12 इकोलॉग लिखे गए हैं इसमें। ठीक है, शेफर्ड्स कैलेंडर में। तो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें आपने नोट डाउन कर ही ली होंगी। 1579 में ये पब्लिश होता है। नेक्स्ट है हु इन्फ्लुएंस्ड स्पेंसर्स पोएटिक स्टाइल। एडमंड स्पेंसर के पोएटिक स्टाइल को किसने इन्फ्लुएंस किया। हालांकि चौसर से भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ये, पर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो वर्जिल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो इनका वर्क है उसकी सेंट्रल थीम क्या मानेंगे आप, लव है, चिवैलरी है, वर्च्यू है, या पेट्रियटिज्म है। तो क्या होनी चाहिए सेंट्रल थीम, जैसे कि हमने देखा कि 7th नाइट है, मतलब 7 बुक में 7 नाइट है, और हर एक नाइट का अपना एक वर्च्यू जुड़ा हुआ है। तो थीम भी किस पर बेस्ड है, वर्च्यू पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो सेंट्रल थीम हो गई वो क्या होगी, वर्च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ प्रिंस आर्थर सिंबलिज्म। प्रिंस आर्थर जो है, किंग आर्थर भी बोल सकते हो, ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, जो कैरेक्टर प्रिंस आर्थर है, करेज सिंबलाइज करते हैं, विजडम, मैग्निमिटी, या फिर जस्टिस। यस, राइट आंसर है यहाँ पर मैग्निमिटी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द ड्रैगन इन बुक 1 द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन की जो बुक 1 है, जिसके नाइट कौन है, रेड क्रॉस। ठीक है, नाइट का नाम भी ध्यान रखना है, रेड क्रॉस नाइट है। ओके, अब ये जो बुक 1 है इसका ये पूछा जा रहा है मीनिंग ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन नाम का वर्ड आया, उसका क्या मीनिंग है बुक 1 फेरी क्वीन में। ऑप्शन है सैटन है, सिन है, एरर है, टेम्पटेशन है। तो यहाँ पर जो मीनिंग दिया गया है ना इसका ड्रैगन का, वो सैटन से रिलेट करते हुए बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सैटन। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द नाइट हु रिप्रेजेंट हॉलीनेस इन द बुक 1। उस नाइट का नाम बताना है जो बुक 1 में हॉलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने वर्च्यू देखा, हॉलीनेस ऑफ एंग्लिकन चर्च, है ना, तो वो कौन है, फर्स्ट बुक का नाइट कौन है, रेड क्रॉस नाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसी सेकंड बुक है सर गुआन की, और थर्ड बुक ध्यान रखना, थर्ड बुक इनकी लेडी नाइट की है, लेडी नाइट, लेडी नाइट। जस्ट मिनट, नाइट, ओके, लेडी नाइट की थर्ड बुक है, ब्रिटोमार्ट भी कहा जाता है जिसे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेड क्रॉस नाइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हिच वर्च्यू इज रिप्रेजेंट बाय द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटोमार्ट। देखिए ब्रिटोमार्ट आ गया फिर से, मतलब अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये बुक 3rd से रिलेटेड है, ध्यान रखना, बुक 3rd फेरी क्वीन की बुक 3rd से रिलेटेड है ये ब्रिटोमार्ट। ये कह रहा है विच वर्च्यू, कौन सा वर्च्यू रिप्रेजेंट करता है बाय द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटोमार्ट, जिसको ब्रिटोमार्ट को क्या कह रहे हैं हम, लेडी नाइट कह रहे हैं, लेडी नाइट है ये।
ठीक है, इस कैरेक्टर के साथ या फिर कहें थर्ड बुक का जो मेन नाइट है, लेडी नाइट है, इसके साथ कौन सा वर्च्यू जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है चैस्टिटी, टेम्परेंस, करेज, जस्टिस। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो ध्यान रखना है लेडी नाइट यानी ब्रिटोमार्ट, इनके साथ जो वर्च्यू जुड़ा है वो है चैस्टिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चैस्टिटी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ केव ऑफ डेस्पेयर? देखिए एक जगह पर इस मतलब इसकी बुक 1 में एक जगह पर केव ऑफ डेस्पेयर नामक फ्रेज है। अब इसका क्या सिंबॉलिक मीनिंग है? स्पिरिचुअल डेस्पेयर है, मोरल करप्शन है, फिजिकल डेंजर है या फिर इमोशनल टर्मोइल है? यस, राइट आंसर है स्पिरिचुअल डेस्पेयर। ठीक है, केव ऑफ डेस्पेयर का मीनिंग क्या है यहाँ पर? स्पिरिचुअल डेस्पेयर से है। मूविंग टू द नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ शेफर्ड्स कैलेंडर? शेफर्ड्स कैलेंडर की मेन थीम क्या है? तो हमने देखा मतलब 12 अलग अलग डिफरेंट मंथ्स के बारे में जिक्र किया गया है इसमें। ठीक है, 1579 में पब्लिश होता है, इसी में इनका निकनेम आता है एमेरिटो। ठीक है, वो सब सारी चीजें ध्यान रखनी है। और इसकी मेन थीम क्या हो जाएगी? लव है, नेचर है, पॉलिटिक्स है, ऑल ऑफ द अबव है। तो जैसा कि हमने देखा इसमें डिफरेंट मंथ हैं, वो डिफरेंट चीजों को भी दिखाते हैं, जैसे अलग अलग सीजन्स अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीम जो होगी वो क्या होगी? ऑल ऑफ दी अबव, मतलब इसमें पॉलिटिक्स भी है, नेचर भी है, लव भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ इज रिप्रेजेंट बाय द इकोलॉग अप्रैल? देखिए एक इकोलॉग है, इसमें शेफर्ड कैलेंडर की बात हो रही है। इकोलॉग अप्रैल ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला मंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्प्रिंग को ध्यान रखना, अप्रैल मंथ में कौन सा सीजन आता है उससे भी आप समझ सकते हो, समर, ऑटम, विंटर। यस, राइट आंसर इज स्प्रिंग सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्प्रिंग। नेक्स्ट इज हु इज द डेडिकेटेड टू द शेफर्ड्स कैलेंडर? यहां पे एग्जैक्टली ये पूछा जा रहा है कि शेफर्ड कैलेंडर को एडमंड स्पेंसर ने किसे डेडिकेट किया है, या फिर डेडिकेट मतलब कौन डेडिकेट कर रहा है, किसके नाम से पब्लिश हुआ, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। एमेरिटो। ठीक है, ये डेडिकेट करने वाले हैं। डेडिकेटी मतलब कौन होता है? डेडिकेट करने वाला, मतलब किसने डेडिकेट किया है? तो एमेरिटो। एमेरिटो कौन है? एडमंड स्पेंसर का ही दूसरा नाम है एमेरिटो। ठीक है, एमेरिटो ने डेडिकेट किया है। अब किसे डेडिकेट किया है ये भी ध्यान रखना, किसको डेडिकेट किया शेफर्ड कैलेंडर? फिलिप सिडनी को। ओके, तो इस तरीके से कंफ्यूजन में आ सकता है क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेंसर्स पोएटिक स्टाइल? एडमंड स्पेंसर के पोएटिक स्टाइल को क्या कहा जाएगा? स्पेंसिलियन स्टेंजा, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट, सोनेट। यस, स्पेंसिलियन स्टेंजा। स्पेंसिलियन स्टेंजा की बात करें तो क्या स्पेशलिटी है इसमें? ये इकलौता ऐसा स्टेंजा है जो 9 लाइन वाला स्टेंजा है, पहली बात। ठीक है, अब 9 लाइन में भी स्टार्टिंग की जो 8 लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। किसमें लिखी जाती है? आयम्बिक पेंटामीटर में। पेंटामीटर मतलब हर लाइन में 5 फीट होंगे, और 5 फीट में भी एक जो फीट होगा उसमें 2 सिलेबल होंगे, एक स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, इस तरीके से। तो आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, और लास्ट वाली जो लाइन होती है, मतलब स्टार्टिंग की 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में, और लास्ट वाली जो लाइन है 9th लाइन जो है वो हेक्सामीटर में। ठीक है, हेक्सामीटर में पब्लिश होती है। तो इस तरीके से 9 लाइन ये स्टेंजा है, इनकी फॉर्मेशन है स्पेंसिलियन स्टेंजा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हिच पोएट इन्फ्लुएंस्ड स्पेंसर यूज ऑफ आर्किज्म? मतलब कौन से आप पोएट ने इन्हें प्रभावित किया है कि जिससे प्रभावित होकर इन्होंने आर्किज्म का यूज किया? चौसर, वर्जिल, ओविड, अरिस्टोटल। बताइए। तो राइट आंसर है यहाँ पर चौसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आर्किज्म मतलब वही ओल्ड वर्ड्स का यूज करना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पेंसर्स यूज ऑफ एलिगरी? बताइए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पेंसर्स यूज ऑफ एलिगरी? स्पेंसर जो एलिगरी का यूज करते हैं उसका क्या प्रभाव है?
ऑप्शन है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज, टू कंसील मोरल मैसेज, टू क्रिएट एम्बिग्विटी, टू इवोक मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चीज तो नहीं होगी, एलेगरी का यूज वो क्यों करते हैं? यस, टू इवोक मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन व्हाट ईयर डिड स्पेंसर पब्लिश फेरी क्वीन? बताइए कौन से ईयर में फेरी क्वीन पब्लिश हुआ? जैसे कि इनका फर्स्ट वर्क जो शेफर्ड कैलेंडर है वो कब पब्लिश होता है? 1579 में होता है। फेरी क्वीन कब पब्लिश हुआ? यस, फेरी क्वीन पब्लिश होता है 1590 में। ओके, 1590, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1590 में क्या होता है? 1590 में फर्स्ट से लेकर थर्ड बुक तक पब्लिश हो जाती है। ठीक है, और फिर फोर्थ से लेकर सिक्स्थ बुक तक ये कब पब्लिश होती है? ये 1596 में होती है, ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु वॉज स्पेंसर्स पैट्रन? पैट्रॉन कौन होते हैं स्पेंसर के? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, सर फिलिप सिडनी, सर वॉल्टर रेले, रॉबर्ट डेवरक्स। तो यहां पर राइट आंसर है वॉल्टर रेले, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द इकोलॉग जुलाई? शेफर्ड कैलेंडर से क्वेश्चन है। ठीक है, इकोलॉग जो है हमारा जुलाई, उसकी क्या थीम है मेन? इस इकोलॉग की थीम क्या होती है? ऑप्शन है लव, फ्रेंडशिप, मेलनकॉली, पैट्रियटिज्म। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है मेलनकॉली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जॉनर ऑफ द शेफर्ड्स कैलेंडर? बताइए क्या है, मतलब इसकी फॉर्मेशन कैसी है? ये प्रोज है, पोएम है, क्या है, क्या चीज है ये शेफर्ड कैलेंडर? एपिक पोएम है, पेस्टोरल पोएट्री है, सोनेट सीक्वेंस है, या ड्रामा है? अच्छा, एडमंड स्पेंसर का सोनेट सीक्वेंस का नाम क्या है? वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसे इन्होंने अपनी सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयले को डेडिकेट किया है। सोनेट सीक्वेंस कौन सा है? वो एलिजाबेथ बॉयले को डेडिकेट किया है इन्होंने एमरिटी। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है, एमरिटी। ओके, अब यहां पे बताना है कि शेफर्ड कैलेंडर का जॉनर क्या है? यस, पेस्टोरल पोएट्री, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पेस्टोरल पोएट्री। नेक्स्ट इज हु इज द मेन कैरेक्टर इन द इकोलॉग जनवरी? जनवरी जो इकोलॉग है उसका मेन कैरेक्टर कौन है? बताइए शेफर्ड कैलेंडर में। ऑप्शन है कॉलिन क्लाउड, हॉबिनल, थेनॉट, कडेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कॉलिन क्लाउड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कॉलिन क्लाउड इज द मेन कैरेक्टर ऑफ इकोलॉग जनवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन व्हाट ईयर वाज शेफर्ड कैलेंडर पब्लिश्ड? कौन से ईयर में शेफर्ड कैलेंडर पब्लिश हुआ? तो सबसे पहला वर्क था इनका। ठीक है, 1552 में इनका जन्म होता है और 1579 में इनका पहला वर्क आता है जिसका नाम है शेफर्ड कैलेंडर। ठीक है, 1579 is the right answer. Next is how many ecologues are there in the शेफर्ड कैलेंडर? तो ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, शेफर्ड कैलेंडर में टोटल कितने इकोलॉग हैं? तो 12 इकोलॉग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which इकोलॉग इज डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ वन? बताइए इनमें से वो कौन सा इकोलॉग है जो क्वीन एलिजाबेथ वन के लिए डेडिकेटेड है? अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर? यस, क्वीन एलिजाबेथ वन के लिए जो डेडिकेटेड इकोलॉग है वो है अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंट द आइडियल ऑफ पेस्टोरल लव इन शेफर्ड कैलेंडर? किसने रिप्रेजेंट किया है पेस्टोरल लव को? कौन सा कैरेक्टर है वो शेफर्ड कैलेंडर में? ऑप्शन है कॉलिन क्लाउड, हॉबिनल, थियनॉट, रोजालिन। Yes, right answer is Rosaline. Option number D is the correct answer. Moving to the next question. Next is what does the oak tree symbolize in the Shepherd calendar? Shepherd calendar में एक जगह पर वर्णन हुआ है ओक ट्री का। अब ओक ट्री क्या सिंबलाइज कर रहा है? स्ट्रेंथ को, विजडम को, लॉयल्टी या फिर मैजेस्टी?
यस, राइट आंसर यहाँ पर स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। Moving to the next question. Next is what is the meter used in the Shepherd calendar? Shepherd calendar में कौन से मीटर को यूज किया गया? मीटर से मतलब है कि पोएटिक स्टाइल किस तरीके का है। आइम्बिक पेंटामीटर है, हेरोइक कपलेट में है, ब्लैंक वर्स है, राइम रॉयल है। राइम रॉयल किसे कहते हैं? अच्छा यस, चौसर ने स्टार्ट किया था ये, ठीक है, 7 लाइन स्टेंजा होता है राइम रॉयल। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं एडमंड स्पेंसर की। तो इनकी फॉर्मेशन कैसी रही है शेफर्ड कैलेंडर में? आइम्बिक पेंटामीटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, इनफैक्ट स्पेंसरियन स्टेंजा की शुरुआत ही इन्होंने शेफर्ड कैलेंडर से की थी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इनका जो 9 लाइन स्टेंजा आता है उसकी शुरुआत इन्होंने शेफर्ड कैलेंडर से ही की थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लॉस इन शेफर्ड कैलेंडर? तो ग्लॉस का क्या महत्व है शेफर्ड कैलेंडर में? टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड्स, टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, टू इंटरप्रेट एल्गरी, या फिर टू प्रेज द ऑथर। तो किस लिए दिया गया है ग्लॉस? ये इसलिए दिया गया है इंटरप्रेट करने के लिए एल्गरी को, क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, व्हिच इकोलॉग इज अ लेमेंटेशन ऑफ डिके ऑफ पेस्टोरल लाइफ? बताइए इनमें से कौन सा वो इकोलॉग है जो एक लेमेंटेशन है, एक दुख व्यक्त कर रहा है। किस चीज पर दुख व्यक्त कर रहा है? डिके ऑफ पेस्टोरल लाइफ, कि पेस्टोरल लाइफ जो है उसका डिके होता चला जा रहा है, ठीक है, वो खत्म होती जा रही है। तो वो कौन सा इकोलॉग है? वो है दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ रोजालिंड सिंबलाइज? जो रोजालिंड नामक कैरेक्टर है शेफर्ड कैलेंडर में, वो क्या सिंबलाइज करता है? अनरिक्वाइटेड लव, पेस्टोरल ब्यूटी, रॉयल पेट्रोनेज, या फिर पोएटिक इंस्पिरेशन? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Correct answer is pastoral beauty. Option number B is the correct answer. Next question is, what does the oak tree symbolize in the Shepherd calendar? तो oak tree के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, किस चीज को symbolize कर रहा है? ये strength को कर रहा है, ये repeated question है। Moving to the next. In what year did Spencer graduate from Cambridge? बताइए कौन से ईयर में ये ग्रेजुएट होते हैं कैम्ब्रिज से? यस, और कैम्ब्रिज में भी कौन सा कॉलेज है वो भी ध्यान रखना है, वो है पेम्ब्रोक कॉलेज, पेम्ब्रोक कॉलेज। और ईयर कौन सा होता है? यस, 1576 और 79 में इनका शेफर्ड कैलेंडर आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हु इज द मेन कैरेक्टर इन बुक सेकंड ऑफ फेरी क्वीन? तो देखिए फेरी क्वीन की बुक सेकंड के बारे में हमने चर्चा की थी। फेरी क्वीन की बुक सेकंड में मेन नाइट कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है? यस, नाम है उनका सर गुयॉन, ठीक है, गुयॉन भी बोल सकते हो, ठीक है। इनका वर्च्यू क्या है ये भी ध्यान रखना है, इनका वर्च्यू है टेम्परेंस, टेम्परेंस, ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये सेकंड कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर कौन है? रेड क्रॉस नाइट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, हु इज द मेन कैरेक्टर इन बुक थर्ड ऑफ फेरी क्वीन? फेरी क्वीन की बुक थर्ड का मेन कैरेक्टर कौन है? ऑप्शन है ब्रिटोमार्ट, रेड क्रॉस नाइट, सर गुयॉन, या फिर प्रिंस अर्थर। तो हमने बात की थी बुक थर्ड के बारे में भी, ब्रिटोमार्ट जिसको हम लेडी नाइट कहते हैं, लेडी नाइट, लेडी नाइट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ब्रिटोमार्ट, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द जॉनर ऑफ एमेरिटी? देखिए एमेरिटी के बारे में चर्चा हो रही है, अब यहाँ से एमेरिटी के कुछ क्वेश्चंस है। तो एमेरिटी का जॉनर क्या है? ये एपिक पोएम है, सोनेट सीक्वेंस है, पेस्टोरल पोएट्री है, नैरेटिव पोएम है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्या है, सोनेट सीक्वेंस है। अच्छा, टोटल कितने सोनेट लिखे हैं इन्होंने एमेरिटी में? इन्होंने लिखे हैं 89 सोनेट टोटल, ठीक है, एडमंड स्पेंसर ने। ये डेडिकेटेड है इनकी सेकंड वाइफ जिनका नाम है एलिजाबेथ, एलिजाबेथ बॉयले,
ठीक है, इनको इन्होंने डेडिकेट किया। अगर इसके टाइटल की चर्चा करें, टाइटल, ये एक इटालियन वर्ड है, एमेरिटी जो है ये एक इटालियन वर्ड है। अब जिसका मीनिंग होता है, अगर इंग्लिश में इसके मीनिंग की बात करें तो होता है लिटिल लव, या फिर लिटिल पोएम बोल सकते हो, लिटिल कडल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो लिटिल लव लिख सकते हो आप, लिटिल लव। तो ये इसका टाइटल के बारे में बात हो गई। 89 इन्होंने टोटल सोनेट लिखे हैं। अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो वो हो जाएगी ए बी सोनेट की राइमिंग स्कीम। ठीक है, बी सी, उसके बाद में सी डी ई। ओके, ये इसकी राइमिंग स्कीम है सोनेट की। नेक्स्ट इज टू होम इज एमेरिटी डेडिकेटेड। तो ये हम बात कर ही चुके हैं, किसको डेडिकेट किया इन्होंने, एलिजाबेथ बॉयले को की है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सोनेट्स आर इन एमेरिटी। टोटल कितने सोनेट्स हैं इसमें, सोनेट सीक्वेंस में, टोटल 89 सोनेट्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एमेरिटी। इसकी मेन थीम क्या है, लव, ब्यूटी, वर्च्यू, मोर्टैलिटी। यस, तो इसकी मेन थीम क्या हो जाएगी, लव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट डज द रोज सिंबलाइज इन एमेरिटी। एमेरिटी में रोज जो वर्ड आया है, गुलाब, क्या सिंबलाइज कर रहा है, पैशन को, ब्यूटी को, लव्स, ट्रांजिएंस को, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ को। तो राइट आंसर है यहाँ पर ब्यूटी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट डज द नंबर ऑफ 89 सिग्निफाई इन एमेरिटी। ये जैसे कि टोटल 89 सोनेट है, अब इसके जो 89 सिग्निफाई, ये जो नंबर है 89, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, नंबर ऑफ डेज अंटिल मैरिज, नंबर ऑफ सोनेट्स, नंबर ऑफ मंथ्स अंटिल स्प्रिंग, नंबर ऑफ इयर्स अंटिल एटर्निटी। देखिए नंबर ऑफ सोनेट तो है ही, लेकिन ये सिंबलाइज क्या करता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, क्या महत्व है, 89 ही क्यों लिखे उन्होंने। तो इसके पीछे का महत्व बताया जाता है, ये नंबर है, नंबर ऑफ डेज अंटिल मैरिज। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, विच पोएट इन्फ्लुएंस स्पेंसर्स यूज ऑफ सोनेट। कौन से पोएट से ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे सोनेट का इस्तेमाल करने के लिए, पेट्रार्क से, पेट्रार्कन सोनेट वाली फॉर्मेशन है, बोकाशियो से, चौसर से, सिडनी से। यस, ये प्रभावित हुए पेट्रार्क से, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सोनेट लिखने के लिए जो प्रभावित हुए ये पेट्रार्क से हुए थे। व्हेन डिड स्पेंसर राइट एमेरिटी। तो एमेरिटी स्पेंसर ने कब लिखी, 1580s, 1590s, 1660s या फिर 1610। यस, अगर जैसे एस लगा हुआ है 90s में ही लिखी है, 1595 में पब्लिश होती है, ध्यान रखना 1595 में। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1590s। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ एमेरिटी। तो ऑब्वियस ही बात है, सोनेट सीक्वेंस है, सोनेट की हमने राइमिंग स्कीम की चर्चा की थी। राइट आंसर क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लाइन्स आर इन ईच सोनेट इन एमेरिटी। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, कितने लाइन्स होती हैं हर एक सोनेट में, 14 लाइन्स है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द गार्डन ऑफ एडोनिस सिंबलाइज इन सोनेट 22। अब देखिए इसके मतलब एमेरिटी के सोनेट नंबर 22 की बात हो रही है, और उसमें एक फ्रेज दी हुई है जो है गार्डियन ऑफ एडोनियस। ये क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या मीनिंग है, लव्स पैराडाइज, ब्यूटीज ट्रांजिएंस, पोएट्रीज इंस्पिरेशन, मोर्टैलिटी इज शैडो। यस, राइट आंसर है यहाँ पर लव्स पैराडाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आज के टॉप 50 क्वेश्चंस थे। इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, मतलब ये पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड भी आएगा जिसमें हम आगे के और 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आगे के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट राइटर पर बढ़ेंगे।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं अभी उनके क्वेश्चंस बाकी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस हैं वर्क से रिलेटेड, तो उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।